हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे विच इज़ पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से इमरजेंसी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, राइट 1977 में। फिर उसके बाद इलेक्शंस की बात करेंगे कि फटाफट से क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। उस इलेक्शन में क्या होता है, उस इलेक्शन में पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में हार जाती है और एक नई पार्टी की सरकार आती है विच इज़ जनता पार्टी। तो ये जो पूरा फेज़ है, जो पॉलिटिक्स शुरू होती है इमरजेंसी के बाद भारत की राजनीति में किस तरीके का बदलाव आता है, वो यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द लास्टिंग लेसन ऑफ द इमरजेंसी वॉज लर्नड एज सुन एज द इमरजेंसी वॉज ओवर एंड लोकसभा इलेक्शंस वर अनाउंस्ड। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लेसन इमरजेंसी का जो हमने सीखा है, वो कब सीखा, जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई। ठीक है, और इमरजेंसी ख़त्म हुई तो और उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया गया। तो फिर उसके बाद जो इंसिडेंट होता है, जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन का रिजल्ट सबके सामने आता है और कांग्रेस हार जाती है, तो फिर वो मोस्ट वैल्यूएबल लेसन था कि जनता ने क्या करा, जनता ने जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो मिसयूज़ करा, एब्यूज़ करा अपनी पावर्स का, इमरजेंसी पावर्स का, उसको एक तरीके से कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। एंड जो जनता थी वो इंदिरा गांधी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, ये जो लेसन है ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट लेसन है। क्या होता है, 1977 elections turned into a referendum on the experience of emergency, at least in North India where the impact of emergency was felt most strongly। 1977 में क्या होता है, इलेक्शंस अनाउंस करे जाते हैं। ठीक है, जब ये 1977 में इलेक्शंस होते हैं तो ये एक रेफरेंडम के तौर पर काम करता है। रेफरेंडम का मतलब क्या है, रेफरेंडम का मतलब होता है बेसिकली एक वोटिंग इनिशिएटिव होता है रेफरेंडम, कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप उस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, तो बेसिकली क्या किया जाता है, रेफरेंडम करवाया जाता है। हर किसी से वोट करवाई जाती है उस पर, किसी भी एक पर्टिकुलर इशू पर जिस चीज़ को डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, 1977 में जिस तरीके से इलेक्शन में लोगों ने वोट करा, वो एक रेफरेंडम के तौर पर साबित होता है। क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे, इमरजेंसी का जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पैक्ट पड़ता है इमरजेंसी का, वो कहाँ पर पड़ रहा था, नॉर्थ इंडिया में पड़ रहा था। ठीक है, तो आगे जाकर हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जब जितने भी हमारा जो स्टेट है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो इन सारे स्टेट्स में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारती है, बहुत बुरी तरीके से हारती है। ठीक है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, क्योंकि इमरजेंसी में चाहे हम लोग बात करें अपोजिशन लीडर्स को पकड़ पकड़ कर जेल में डालने की, ठीक है, या फिर हम लोग फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात करें, या फिर फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन की बात करें, राइट, एक तरीके से फैमिली प्लानिंग के नाम पर क्या किया जा रहा था, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सारा जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा कहाँ था, साउथ में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था इमरजेंसी का इम्पैक्ट। इमरजेंसी के ज़्यादातर जितने भी एक्शंस होते हैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका दिख रहा था। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दिया। एंड नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसे स्टेट्स भी रहे जहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। ठीक है, तो ये रेफरेंडम दिखा रहा है, ये लोगों का जवाब है कांग्रेस और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ कि देखो, अगर आप मिसयूज़ ऑफ पावर करोगे, इमरजेंसी पावर्स का गलत तरीके से आप यूज़ करोगे और एंटी डेमोक्रेटिक तरीके से चलोगे ना, तो फिर भारत के लोग भी इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो अगली बार आपको इतने बुरी तरीके से हराएंगे कि फिर आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आंसर दिया जाएगा कि ये इस तरीके से चलना, एंटी डेमोक्रेटिक तरीके से चलना इंडिया में किसी भी पार्टी के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, द अपोजिशन फॉर द इलेक्शन ऑन द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी। तो अपोजिशन आती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अपोजिशन लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है मार्च में 1977 में। फिर उसके बाद अपोजिशन के पास 3 महीने होते हैं, 3 महीने में सारी कैंपेनिंग वगैरह सब कुछ करते हैं और नारा क्या देते हैं, नारा देते हैं लोकतंत्र बचाओ। क्योंकि इमरजेंसी सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको अपोजिशन पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है, क्योंकि इमरजेंसी ने सीधे लोगों को इम्पैक्ट करा। देखो, उस समय कोई पोवर्टी वगैरह ये सारे इश्यूज सब साइडलाइन हो गए, सब हट गए, सब एग्जिस्टिंग थे, प्रॉब्लम्स थी भारत के सामने, गरीबी भी थी, सारी समस्याएं थी। लेकिन जब इमरजेंसी में जो चीज़ें घटना हुई जिसने आम लोगों को प्रभावित करा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के दिमाग में इमरजेंसी बहुत बड़ा एक तरीके से क्या कर रहा होगा, इमरजेंसी का इशू बहुत बड़ा होगा, है ना। तो इसीलिए अपोजिशन पार्टीज़ ने क्या करा, अपोजिशन पार्टीज़ ने इसी इशू को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, अपना पॉलिटिकल इशू बनाया उसको, इसी के बेसिस पर कैंपेनिंग करी और नारा क्या दिया, नारा दिया लोकतंत्र बचाओ का, कि अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो फिर इंदिरा गांधी को हराना पड़ेगा, कांग्रेस गवर्नमेंट को हराना पड़ेगा एंड एक नई सरकार लेकर आनी पड़ेगी। क्लियर।
इसके बाद अगर आप देखोगे दैट द लेसन्स वर वेरी क्लियर, द लेसन वॉज क्लियर एंड हैज़ बीन रिट्रीटेड इन मैनी ऑफ द स्टेट लेवल इलेक्शंस. Thereafter, government that are perceived to be anti democratic, they are severely punished by the voters. तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है और हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हार जाती है, और बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस में भी कांग्रेस, एक तरीके से स्टेट लेवल के इलेक्शंस में भी कांग्रेस की सरकार हार जाती है, तो फिर ये दिखाई देता है, ये समझ में आता है कांग्रेस को कि एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोग भारत के वोटर क्या करेंगे, जब भी इलेक्शन होंगे, जब भी उनको मौका मिलेगा, वो अपने राइट टू वोट का एक्सरसाइज करेंगे और उस सरकार को पनिश करेंगे जो एंटी डेमोक्रेटिक तरीके से उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रही थी, वॉयलेट कर रही थी. ठीक है, तो इस सेंस में अगर हम देखें, इन दिस सेंस द एक्सपीरियंस ऑफ 1975 टू 1977 एंडेड अप स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. तो इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस में जो एमरजेंसी का जो हमारा एक्सपीरियंस था, उसने क्या करा, उसने जो हमारी फाउंडेशंस थी, डेमोक्रेसी की जो नींव थी, जो बुनियाद थी, उसको और ज़्यादा क्या करा, स्ट्रेंथन करा. क्यों स्ट्रेंथन करा? क्योंकि लोगों को समझ में आया कि देखो भाई, डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो और ज़्यादा हमें समझ में आई. ऑब्वियस सी बात है कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा, उसमें भी हमें पता है लोकतंत्र के मायने क्या है, तभी तो हमने लोकतंत्र को चूज़ करा था आज़ादी के बाद कि हम खुद अपने तरीके से अपने आप को गवर्न करेंगे, राइट. लेकिन जब बहुत लंबे टाइम के बाद 1975 में जब इमरजेंसी इम्पोज करी जाती है, तो फिर लोगों को और ज़्यादा समझ में आया कि डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है और डिक्टेटरशिप कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, ऑथोरिटेरियनिज्म कितना खतरनाक हो सकता है, या एंटी डेमोक्रेटिक रिजीम कितनी खतरनाक हो सकती है, वो लोगों को डायरेक्टली एक्सपीरियंस मिला. और इसी एक्सपीरियंस से सीखते हुए क्या हुआ, लोगों को समझ में आया कि देखो, अगर भारत में चलाना है, भारत देश कैसे चलेगा, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा. एंड दैट इज़ हाउ लोग क्या हो गए, और ज़्यादा अपनी डेमोक्रेसी को लेकर के कंसर्न होने लगे, अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के और ज़्यादा कंसर्न होने लगे, उनकी इंपॉर्टेंस को समझने लगे, लोकतंत्र क्या होता है उसको और ज़्यादा गहराई से समझने लगे, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकतंत्र किसी भी देश में बनाए रखना मजबूती के साथ, उसके प्रति और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वो और ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ लोकसभा इलेक्शंस 1977. तो इसमें हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे 1977 में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसका पूरा सिनेरियो कि कैसे अपोजिशन पार्टीज़ क्या नारा देती है, जो कि हमने अभी देखा, उसको और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन लीडर किस तरीके से बात कर रहे थे. तो होता क्या है, जनवरी 1977 में लगभग जब 18 मंथ्स हो चुके थे इमरजेंसी के, तो फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ठीक है, क्या करना चाहिए, इलेक्शंस होल्ड करने चाहिए, यानी इलेक्शंस होने चाहिए, राइट. इसके बाद क्या होता है, अकॉर्डिंगली द लीडर्स एंड एक्टिविस्ट वर रिलीज फ्रॉम द जेल. इसीलिए क्या हुआ, जब इलेक्शन होने थे तो ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिशन लीडर्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके इलेक्शंस को फेयर माना जाएगा. अदरवाइज इलेक्शंस फेयर ही नहीं माने जाएंगे और लोग उस इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. क्लियर था, इतना तो क्लियर था, ठीक है. तो इसलिए उन सबको छोड़ा गया एंड इलेक्शंस अनाउंस करे गए. इलेक्शंस वर हेल्ड इन मार्च 1977. कब होते हैं इलेक्शंस, मार्च 1977 में इलेक्शन होते हैं. तो काफ़ी कम टाइम था अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स के पास कैंपेनिंग वगैरह करने का, ठीक है. तो दिस लेट द अपोजिशन विद वेरी लिटिल टाइम, तो बहुत कम टाइम था उनके पास, बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस वेरी रैपिडली. लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फिर भी इतने कम टाइम में करने की कोशिश करी. तो क्या हुआ यहाँ पर हमें पता है कि ऑलरेडी प्री इमरजेंसी पीरियड में बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ एक साथ मिलकर काम कर रही थी, है ना. इंदिरा गांधी के खिलाफ एक तरीके से कैंपेनिंग वगैरह वगैरह सारे एक्शंस वगैरह एक तरीके से कर रहे थे वो लोग, है ना. तो उसी चीज़ को फिर और ज़्यादा फर्दर आगे बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं. नाउ दे केम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शंस एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी विच वॉज कॉल्ड एज जनता पार्टी. इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब अपोजिशन पार्टीज़ को अपने आप को एक साथ लेकर आना पड़ेगा. सारी पार्टीज़ यूनाइटेड होगी और अपने आप को एक तरीके से एक न्यू पार्टी में उन्होंने ढाला, एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम क्या है, जनता पार्टी, राइट. सो द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण. किसकी लीडरशिप में न्यू पार्टी बन रही है, जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में बन रही है, बिकॉज ही वॉज सीन एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी, राइट. यहाँ तक हमने चीज़ें समझी. इसके बाद यहाँ पर क्या है, इवन सम ऑफ द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस हु वर अपोज टू द इमरजेंसी ऑल्सो जॉइन दिस न्यू पार्टी. ऐसे कांग्रेस के लीडर जो इमरजेंसी में जो चीज़ें हुई, जो गलत चीज़ें हुई है, मिसयूज़ अब्यूज़ ऑफ पावर जो हुआ, उससे सेटिस्फाइड जो नहीं थे, उसको जो अपोज कर रहे थे, उन्होंने भी क्या करा, कांग्रेस को छोड़ा. वो सब लोग कांग्रेस को छोड़ करके किसको ज्वाइन किया, उन्होंने भी जनता पार्टी को वो एक तरीके से ज्वाइन करते हैं, ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट सम अदर कांग्रेस लीडर्स also came out and formed a separate party under the leadership of Jagjeevan Ram, and this party named as the Congress for Democracy later on merged with the Janata Party.
कुछ इंपॉर्टेंट जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, कुछ कांग्रेस लीडर्स तो जनता पार्टी के मेंबर बन गए, एंड सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स जो बाहर आते हैं कांग्रेस से वो एक सेपरेट पार्टी फॉर्म करते हैं। जैसे कि जगजीवन राम आते हैं, राइट। तो जगजीवन राम क्या करते हैं, एक सेपरेट पार्टी फॉर्म करते हैं, और उनकी पार्टी का नाम क्या है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। क्या है पार्टी का नाम, पार्टी का नाम है दैट इज़ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, दैट लेटर ऑन मर्ज विद द जनता पार्टी। ठीक है। तो पहले वो सोच रहे थे कि भाई अलग तरीके से अपनी एक सेपरेट पार्टी बना लेंगे, लेकिन फिर उनको समझ में आया कि अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इंदिरा गांधी की सरकार को हराना, और उसके लिए सारी अपोजिशन पार्टीज़ को एक साथ यूनाइट होना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ, इसीलिए जगजीवन राम क्या करते हैं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को मर्ज कर लेते हैं, एंड वो भी जनता पार्टी के हिस्सा बन जाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी. Its campaign was focused on the non-democratic character of the rule and on the various excess that took place during this period. तो देखो सीधी सी बात है, कभी भी किसी भी पार्टी को हराना होता है, एक ऐसी पार्टी जो बहुत स्टैब्लिश्ड पार्टी है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के बीच में, अगर उसको हराना है, और एक ऐसी पार्टी हराने की कोशिश कर रही है जनता पार्टी जो आज से पहले कभी भी पावर में आई नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, ज़रूरी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जो इस पार्टी का सबसे ज़्यादा जो वीक पॉइंट है, जो इस पार्टी के सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर कड़ी है उसको पकड़ो, और उसको पकड़ करके इतना ज़ोर से खींचो ताकि वो पूरी की पूरी जो चेन है वो टूट जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या थी, सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर नस थी कांग्रेस की, वो क्या थी, वो जो इमरजेंसी पीरियड में जो उन्होंने एक तरीके से एब्यूज़ ऑफ पावर करा, जो लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करा। और ऑब्वियस सी बात है कि उस समय लोग भी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को क्या किया गया, इन्हीं सारी इश्यूज़ को, तो बहुत सारे अदर इश्यूज़ भी थे, इकोनॉमिक इश्यूज़ भी वो लोग उठा सकते थे, वो लोग अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के भी आ सकते थे। जनता पार्टी ये बोल सकती थी हम गरीबी हटाएंगे, हम ये सारी चीज़ें और करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, और भी तमाम चीज़ें ये लोग बोल सकते थे। लेकिन इन सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो उन्होंने बनाया, तो वो मेन मुद्दा क्या था, इमरजेंसी। ऑब्वियस सी बात है, इमरजेंसी, क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों को हिट करेगा। ठीक है। इमरजेंसी का मुद्दा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो इसकी मदद से जो कांग्रेस के लिए जो गुस्सा है लोगों में, उसका यूज़ करते हुए अपोजिशन पार्टीज़ क्या कर सकती है, जनता पार्टी पावर में आ सकती है। ठीक है। तो यही किया उन्होंने। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था कांग्रेस का, उसको बार बार उस पर डिस्कशन किए, लोकतंत्र बचाओ, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर डेमोक्रेसी आप नहीं चूज़ करोगे, यानी जनता पार्टी को आप नहीं चूज़ करोगे, तो फिर आपके पास दूसरी पार्टी जो है वो डिक्टेटरशिप की पार्टी है। अभी आपने इमरजेंसी पीरियड में देख लिया कि किस तरीके से इमरजेंसी पावर को मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है। इस तरीके से डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की लड़ाई को यहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर उन्होंने सेंसरशिप के बारे में भी बात करी, राइट। जो भी सारी की सारी जो चीज़ें हुई थी, अरेस्ट हुए थे, अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, सेंसरशिप हुई, सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बात करी, उस पर डिस्कशन करा, एंड लोगों को और ज़्यादा इकट्ठा किया, और बताया कि कैसे जनता पार्टी एक ऑल्टरनेटिव हो सकती है कांग्रेस की ऑल्टरनेटिव हो सकती है, राइट। जयप्रकाश नारायण बिकेम द पॉपुलर सिंबल ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या होता है, जयप्रकाश नारायण क्या बन जाते हैं, एक पॉपुलर सिंबल बन जाते हैं डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन के। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है वो सेट किया जा रहा है कि देखो भाई, कांग्रेस को इतने लंबे टाइम से आप लोग वोट कर रहे हो, कांग्रेस ने अपनी पावर्स को भी मिसयूज़ करा, इतना ज़्यादा जो फंडामेंटल राइट्स है सारी चीज़ों का वायलेशन करा। तो ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली, अब एक अपॉर्चुनिटी दो एक नई पार्टी को जो प्रॉमिस करती है कि आपके लिए क्या करेगी, डेमोक्रेटिक तरीके से पूरे देश को चलाने की कोशिश करेगी। इस तरीके से सारी चीज़ें सेट करी गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है, इलेक्शन होता है, लोग वोट करते हैं। तो फाइनली जब रिजल्ट आता है तो क्या रिजल्ट आता है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन लोकसभा इलेक्शन। पहली बार आज़ादी से लेकर के 1977 तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी डिफीट हो जाती है लोकसभा के इलेक्शन में, पहली चीज़। ठीक है। और द कांग्रेस कुड विन ओनली 154 सीट्स इन लोकसभा, केवल 154 सीट्स जीत पाती है लोकसभा में। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज वॉन 330 सीट्स आउट ऑफ 542 सीट्स। 542 सीट्स में से कितनी सीटें जीती है, 330 सीट्स के आसपास जीती है, किसने, जनता पार्टी ने और उनके अलाइज ने, राइट। तो यहाँ पर जनता पार्टी इटसेल्फ वॉन 295 सीट्स एंड दस एंजॉयड अ क्लियर मेजोरिटी। तो जनता पार्टी की अगर हम इंडिपेंडेंट लेवल पर बात करें तो जनता पार्टी ने मेजोरिटी गेन कर ली थी।
कितनी सीट थी? 295 सीट्स थी, राइट। और अलाइज के साथ में काफ़ी एक्स्ट्रा सीट थी, 330 सीट्स। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इन नॉर्थ इंडिया इट वॉज अ मैसिव इलेक्टोरल वेव अगेंस्ट द कांग्रेस। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, हमें पता है कि इमरजेंसी का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था वो नॉर्थ इंडिया तक था। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के एक तरीके से इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए जब नॉर्थ इंडिया में जनता पार्टी ने कैंपेनिंग करी तो लोगों को लगा कि, क्योंकि लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो लोगों ने क्या करा, उस गुस्से को एक तरीके से एक्सप्रेस करा एंड उन्होंने वोट करा जनता पार्टी के लिए। कि उनका, देखो सीधी सी बात है, उनका पर्पस क्या था, किसी भी तरीके से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को हराना है। इसके लिए जो इंदिरा गांधी को अपोज करने वाली पार्टी है उसको वोट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, जनता पार्टी को वोट किया गया नॉर्दर्न रीजन्स में। कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब। पहली चीज़ क्या है कि कांग्रेस लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में और एक तरीके से पंजाब में, ये सारी के सारी जितने भी हमारे स्टेट्स एंड दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को हार मिली है। यानी एक भी सीट लगभग कांग्रेस नहीं जीत पाई है। क्लियर कट स्वीप किसी और दूसरी पार्टी ने, जनता पार्टी ने यहाँ पर कर लिया, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई। क्लियर है। एंड कुड विन ओनली 1 सीट इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कितनी सीटें मिली, क्योंकि ये भी नॉर्दर्न स्टेट्स में से आते हैं, तो यहाँ पर एक एक सीट मिली है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट एंड राजस्थान में भी एक सीट पर जीत पाई। अदरवाइज़ बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में दूसरी पार्टी आ गई। क्लियर है। तो इतने बुरे तरीके से नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये लेवल है कि इतने सारे स्टेट जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा, पंजाब, चारों के चारों स्टेट्स में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है वहाँ पर केवल एक एक सीट है। इंदिरा गांधी वॉज डिफीटेड फ्रॉम रायबरेली, इंदिरा गांधी रायबरेली से भी हार गई एंड उनके जो बेटे थे संजय गांधी वो अमेठी से हार गए। यानी कि जहाँ जहाँ से वो लोग चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, तो वो लोग क्या कर गए, वहाँ से हार गए, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे, बट इफ़ यू लुक एट द मैप शोइंग द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन, यू विल नोटिस दैट कांग्रेस डिड नॉट लूज इलेक्शंस ऑल ओवर द कंट्री। देखो अभी जो हमने बात करी है वो कहाँ तक बात करी है, अभी जो हमने बात करी वो हमने देखा नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है। हमें पता है कि क्योंकि इमरजेंसी का ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन पर दिखाई दिया, इसीलिए नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे वो गुस्से में थे, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, जनता पार्टी को चूज़ कर रहे थे, इंदिरा गांधी को हरा रहे थे। क्लियर है। लेकिन ऐसा साउथ इंडिया में नहीं था। जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, जो साउथ में जितने भी अलग अलग रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ पर कुछ और सिचुएशन थी। क्या बोला जा रहा है, कांग्रेस डिड नॉट लूज इलेक्शंस ऑल ओवर द कंट्री, यानी पूरे भारत में ऐसी चीज़ें नहीं थी जैसे नॉर्थ इंडिया में हो रहा था। इट रिटेन्ड मैनी सीट्स इन महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा एंड वर्चुअली स्वेप्ट थ्रू दी सदर्न स्टेट्स। तो जितने भी हमारे सदर्न स्टेट्स हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें बेसिकली जैसे महाराष्ट्र में भी अपनी काफ़ी सारी सीटें पर कांग्रेस दोबारा से जीत पाई, गुजरात में भी काफ़ी सारी सीटों पर कांग्रेस जीत पाई, उड़ीसा में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, और काफ़ी जो अदर हमारे सदर्न स्टेट्स हैं जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस कुछ कुछ एरियाज़ में डोमिनेट भी कर रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, सब कुछ ये सदर्न स्टेट्स में हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ है। तो देर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, इसके लिए मैनी रीजन्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। टू बिगिन विद द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी की अगर हम बात करें, इट वॉज नॉट फेल्ट इक्वली इन ऑल द स्टेट्स। तो इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऐसा नहीं था जितना नॉर्थ इंडिया में है उतना ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी है, उतना ही साउथ इंडिया में भी है और उतना ही वेस्ट इंडिया में भी है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ है, यहाँ पर ये बोला गया, द फोर्स्ड रिलोकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, दे वर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्दर्न स्टेट्स। क्या बोला जा रहा है, जो ज़बरदस्ती रिलोकेशन किया गया, डिस्प्लेसमेंट किया गया लोगों का, जैसे दिल्ली से भी काफ़ी सारे लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, काफ़ी सारे गरीब लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट एंड रिलोकेशन नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्दर्न स्टेट्स दूसरी पार्टी को वोट करेंगे, जनता पार्टी को चूज़ करेंगे, क्योंकि दे वर अफेक्टेड, देयर राइट्स वर अफेक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। एंड अगर फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो वो भी ज़्यादातर कहाँ हुआ, जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स है वहाँ पर ज़्यादा हुआ। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए नॉर्दर्न स्टेट्स में हम ये चेंज देखते हैं, एंड दैट इज़ वाई साउथ स्टेट्स में हम, जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस इसीलिए अपनी काफ़ी सारी सीट्स पर दोबारा से जीत पा रही है। ओके। इसके बाद अगर आप देखोगे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हमें देखनी है वो ये है दैट मोर इम्पॉर्टेंटली नॉर्थ इंडिया हैड एक्सपीरियंस सम लॉन्ग टर्म चेंज इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो नॉर्थ इंडिया में
यहाँ पर केवल ऐसा ही नहीं है कि इमरजेंसी के इम्पैक्ट की वजह से कांग्रेस को हार मिल रही है। इमरजेंसी का इम्पैक्ट है, लेकिन एक और रीज़न है, और वो रीज़न क्या है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। हो क्या रहा था नॉर्थ इंडिया में, द मिडल कास्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया दे वर बिगिनिंग टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस, एंड द जनता पार्टी बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर many of these sections to come together। तो जो मिडिल कास्ट थी नॉर्थ इंडिया की, काफ़ी सारी जो मिडिल कास्ट थी वो कांग्रेस को पहले वोट किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो, क्योंकि जनता पार्टी एक नई पार्टी बन चुकी है, एक यूनाइटेड पार्टी बन रही है, ठीक है, तो इसीलिए वो लोग कांग्रेस से धीरे धीरे शिफ्ट होते होते कहाँ के तरफ शिफ्ट हो गए, जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। ओके, तो जो मिडिल कास्ट है, मिडिल कास्ट का जो पहले लॉयल्टी था कांग्रेस की तरफ, कि पहले वो कांग्रेस को वोट करते थे, नाउ दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स जनता पार्टी। तो इस फैक्टर की वजह से, यानी कास्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था। इट वॉज नॉट जस्ट दैट कि नॉर्थ इंडिया में केवल इमरजेंसी की वजह से ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई, बिकॉज इमरजेंसी का ज़्यादा इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया में था, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन साथ साथ में दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि जो मिडिल कास्ट है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, जनता पार्टी को सपोर्ट करना चालू कर दे रही है, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो जनता पार्टी में जो अलग अलग लीडर्स हैं, जैसे कि चौधरी चरण सिंह हो गया, मोरारजी देसाई हो गया, एंड अदर लीडर्स हो गए, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो उनकी कास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सकते हैं और उनके लिए इम्प्रूवमेंट का काम कर सकते हैं, रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आ सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ वी कैन से कि कास्ट की वजह से भी कांग्रेस को छोड़ करके लोग जनता पार्टी की तरफ चल रहे थे। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये वाला जो टॉपिक है इसको हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया कि लोकसभा इलेक्शंस 1977 के बाद क्या सिचुएशन थी, पूरी लोकसभा इलेक्शंस में क्या क्या चीज़ें हुई, राइट। अब थोड़ा सा ये कार्टून है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कार्टून में दिया क्या हुआ है। सो अ कार्टूनिस्ट रीडिंग ऑफ हु वॉन एंड व्हाट वॉज डिफीटेड इन 1977 इलेक्शन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिरकार 1977 इलेक्शंस में हुआ क्या। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। दोज स्टैंडिंग विद द कॉमन मैन इंक्लूड जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर कुछ कॉमन इंडिविजुअल्स भी हैं और साथ ही साथ में कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर, बेसिकली दिखाया जा रहा है कि जो कांग्रेस है, यानी कांग्रेस पार्टी क्या कर गई, एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ज़मीन में एक तरीके से क्या हो गई है, लेट गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को काफ़ी बुरी तरीके से हार मिली, राइट। और लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक तरीके से हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। रीज़न क्या है भाई, कांग्रेस के पास क्या हथियार थे, जो कांग्रेस एक तरीके से जिसकी मदद से कांग्रेस लड़ रही थी। तो पहला हथियार क्या था, इमरजेंसी था, ठीक है। तो इमरजेंसी की वजह से भी क्या हुआ, इमरजेंसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा बुरा एक तरीके से कांग्रेस पर इम्पैक्ट पड़ा। जो इमरजेंसी में जो पावर्स इस्तेमाल करी सरकार ने, वो क्या करा एक तरीके से, उसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा था। दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड वोटिंग फॉर जनता पार्टी। दूसरी चीज़ क्या है, सेंसरशिप जैसी जो है पावर्स का इस्तेमाल किया गया और प्रेस फ्रीडम को कर्टेल किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रेस फ्रीडम कर्टेल किया जाएगा तो जितने भी इंडिविजुअल्स उससे अफेक्ट होंगे वो कांग्रेस के खिलाफ जाकर वोट करेंगे। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट जैसी चीज़ें भी करी गई। 42nd अमेंडमेंट में क्या किया गया, कांग्रेस के द्वारा कोशिश करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस करने की जो क्या कर सके, जो एग्जीक्यूटिव्स की पावर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, राइट। तो ये सारे चेंजेस किए गए। इसके अलावा मीसा क्या है, मीसा को देखो, समझो यहाँ पर। मीसा का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये बेसिकली 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर आई थी। और ये क्या करता है, ये एक्ट कौन सी पावर दे रहा है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को। ये एक्ट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कर सकती थी। अंडर द पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी विदाउट कन्विक्शन, और साथ ही साथ में जो लोगों की प्रॉपर्टी है उसको चेक करना हो, प्रॉपर्टी को चेक करना हो, या फिर एक तरीके से प्रॉपर्टी को सीज करना हो, तो इवन ये सारी पावर्स भी ये जो एक्ट है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये पावर देता था। इसीलिए जब इमरजेंसी में हम देखेंगे 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो मीसा पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ। जो मीसा से जो पावर मिल रही थी सरकार को, उसमें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया एंड बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अपोजिशन लीडर्स को इसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, राइट। तो ये है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। जब जनता पार्टी सरकार में आती है ना तो मीसा को हटा देती है, ठीक है। इसको एक तरीके से इस पर्टिकुलर एक्ट को हटा देती है कि ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ लीडर्स हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है,
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जैसे जगजीवन राम एंड अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। मोरारजी देसाई यहाँ पर ये रही, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे लोग हैं एंड वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है, फाइनली उन्होंने जो सरकार को लग रहा था कि वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर सकती है, लोगों को दबा कर रख सकती है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। एंड ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जब लोगों के पास पावर दोबारा आएगी ना, तो फिर वो अपनी राइट टू वोट का इस्तेमाल करते हुए उस सरकार को ही बदल देंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहती है और जो लोगों से पूरे देश से एक तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक तरीके से पूरे देश को चलाना चाहती है। तो ये यहाँ पर लर्निंग दी गई है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्या है, जनता गवर्नमेंट। तो जनता पार्टी की सरकार आ तो गई, लेकिन हमें अभी आगे जाकर देखेंगे कि बहुत लंबे टाइम तक जनता पार्टी की सरकार नहीं चल पाई। 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, लेकिन 5 ईयर्स जनता पार्टी नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई भाई, क्या रीजंस रहे, उसको हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम टू पावर आफ्टर 1977 इलेक्शन वॉज फार फ्रॉम कोहेसिव। आफ्टर द इलेक्शन देयर वॉज स्टिफ कॉम्पिटिशन अमंग द 3 लीडर्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहली कमी क्या है, जनता पार्टी में मल्टीपल सेट ऑफ आइडियोलॉजीज़ की एक तरीके से ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और कोई कोहेसिवनेस नहीं है। मतलब एक जिसको कहते हैं यूनिटी या फिर एक तरीके से इंटीग्रिटी हो जाना, ठीक है, तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ठीक, क्यों नहीं दिखाई दे रही, उसका रीजंस भी आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों जनता पार्टी में जितने भी अलग अलग लीडर्स हैं वो सब एक साथ मिल करके काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों यूनाइटेड तरीके से पार्टी को नहीं चला पा रहे, उसके रीज़न क्या है। पहला रीज़न क्या मिला, पहला रीज़न ये मिला कि इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन था कि जितने भी लीडर्स थे, बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि हाँ उनको क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्या था, स्टिफ कंपटीशन था प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर के। किसकी पोस्ट को लेकर, प्रधानमंत्री की पोस्ट को लेकर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जो खड़े थे एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, वो थे मोरारजी देसाई, हु वॉज राइवल टू इंदिरा गांधी एवर सिंस 1966-1967, पहले लीडर। दूसरे लीडर कौन थे, चौधरी चरण सिंह लीडर, जो कि कौन थे, द लीडर ऑफ भारतीय लोकदल, ठीक है, भारतीय लोकदल के लीडर थे। एंड ही वॉज ऑल्सो द फार्मर्स लीडर फ्रॉम यूपी। और तीसरे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो कॉम्पीट कर रहे थे वो थे जगजीवन राम, जिनको बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था एज अ सीनियर मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट, राइट। तो तीनों क्या है, तीनों एक तरीके से उम्मीद कर रहे थे, देवर एक्सपेक्टिंग कि उनको क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री का पद मिलेगा। तो तीनों के बीच में क्या चल रहा है, ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, मतलब इन द सेंस कि कंपटीशन चल रहा है कि भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राइट, क्वेश्चन मार्क कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की कुर्सी किसको आखिरकार मिलेगी। तो जब पार्टी के अंदर ही कंपटीशन है, एक तरीके से पार्टी के अंदर ही जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और पावर स्ट्रगल पार्टी के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कन्फ्लिक्ट फिर पार्टी के अंदर होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल कि वहाँ पर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि पावर स्ट्रगल है ना, पावर स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। हर कोई अपने आप कोशिश कर रहा है कि उसके पास ज़्यादा पावर्स हो, प्रधानमंत्री का पद उनको मिले। इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या होता है यहाँ पर, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री का पद मिलता है, बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी टू कम टू एन एंड। लेकिन मोरारजी देसाई तो बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन बाकी जो अदर लोग थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिससेटिस्फाइड हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है, मोरारजी देसाई को क्यों प्रोमिनेंस दी गई, जगजीवन राम को क्यों नहीं देगी, चौधरी चरण सिंह को लगा कि उन्हें क्यों नहीं देगी प्रोमिनेंस, उनको क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया गया। तो भले ही मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया हो, लेकिन बाकी दो लीडर्स सेटिस्फाइड नहीं थे इस पर्टिकुलर चीज़ से। एंड इसीलिए क्या हुआ, पार्टी स्ट्रगल, जो पावर पार्टी में जो स्ट्रगल थी, पावर स्ट्रगल, वो कंटिन्यू रही, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप लीडर्स देख सकते हो, ओथ टेकिंग by the first non-Congress government at the center in 1977. In the picture, they are Jayaprakash Narayan, J.B. Kripalani, Morarji Desai and Atal Bihari Vajpayee. ये कौन है, जयप्रकाश नारायण, J.B. कृपलानी, ठीक है, साथ ही साथ मोरारजी देसाई हो, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो ये सारे के सारे लीडर्स हैं। एंड यहाँ पर क्या हो रही है, ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की इन द ईयर ऑफ 1977। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, दैट ओपोजिशन टू द इमरजेंसी कुड कीप द जनता पार्टी टुगेदर ओनली फॉर अ वाइल, ठीक है। पहली बड़ी बात क्या है कि सारे के सारे लोग, अपोजिशन इकट्ठा क्यों हुआ था इकट्ठा, क्योंकि अपोजिशन टू द इमरजेंसी को लेकर के अपोजिशन था हर पार्टी का, क्योंकि उस इमरजेंसी में हर लीडर को पकड़ कर जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दिया जा रहा था।
राइट। इसीलिए कोशिश क्या थी, कोशिश ये थी कि सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट को हराने की कोशिश करते हैं। इट क्रिटिक्स फेल्ट दैट जनता पार्टी लैक्ड डायरेक्शन, लीडरशिप एंड कॉमन प्रोग्राम। मेन आइडिया देखो क्या है, जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस क्यों होता है, क्यों आती है जनता पार्टी? क्योंकि वो कांग्रेस गवर्नमेंट को हराना चाहती है। एट द एंड मेन गोल क्या है, कांग्रेस सरकार को हराना और किसी भी तरीके से अपनी सरकार बना लेना, ये मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है ना। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए यहाँ पर देखा गया कि जनता पार्टी में पहली बार डायरेक्शन की कमी दिखाई दी, लीडरशिप में भी कुछ कमियां दिखाई दी, लीडरशिप में स्ट्रगल चल रहा है, पावर स्ट्रगल। अगर ऐसा ना होता तो शायद मे भी लीडर्स में इतना सेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता कि ठीक है, हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि 5 साल स्टेबिलिटी के साथ सरकार चलानी है, तो प्रधानमंत्री कोई भी बने वो फ़र्क नहीं पड़ता, पावर किसी को भी मिले फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए थी, जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए था कि कोशिश ये होनी चाहिए 5 साल कंटिन्यूस तरीके से सरकार बनाई जाए और लोगों के लिए बेटर तरीके से काम किया जाए, बेटर देन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ताकि अगली बार भी लोग उनको चुने, अगली बार भी जनता पार्टी को चुने। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, डायरेक्शन की कमी है, लीडरशिप की भी कमी है और साथ ही साथ एक कॉमन प्रोग्राम की भी कमी है। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, बहुत ही कम टाइम था कैंपेनिंग के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाए कि भाई क्या करेंगे जब सरकार में आ जाएंगे, राइट। तो अपने खुद के कोई प्रोग्राम्स थे ऐसा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा नहीं जा रहा। इंस्टेड जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रिंग अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द पॉलिसीज फ्रॉम दोज परस्यूड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस की पॉलिसीज़ जिस तरीके से चल रही थी उसके लगभग सिमिलर जैसी ही पॉलिसीज़ वो लोग भी लेकर आए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फंडामेंटल चेंज वो पॉलिसीज़ में लेकर नहीं आ पाए। इसीलिए ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में कोई चेंज इम्पैक्ट दिख रहा है, ना ही कोई एग्रीकल्चर में कोई इम्पैक्ट दिख रहा है, ना ही किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि प्रोग्राम्स की भी कमी है और कुछ वैसी ही चीज़ें करी जा रही है जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में करी जा रही थी, राइट। जनता पार्टी स्प्लिट and the government which was led by Morarji Desai lost its majority in less than 28 months। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है कि जनता पार्टी धीरे धीरे क्या होता है कि जो स्प्लिट चल रही है, जो स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल चल रहा था, राइट। अदर जो लीडर्स जिनको प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला वो सेटिस्फाइड नहीं थे पार्टी के अंदर रहते हुए, और पार्टी के अंदर क्या हुई, कन्फ्लिक्ट्स इमर्ज करी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ पार्टी में, तो क्या हुआ, पार्टी स्प्लिट हो गई। और जो मोरारजी देसाई द्वारा जो गवर्नमेंट लीड करी जा रही थी वो गिर गई, अपनी मेजॉरिटी उसने लूज़ कर दी विद इन 28 मंथ्स, यानी कि लगभग 2 साल के कुछ समय बाद ही, राइट। 2 साल 4 महीने के अंदर अंदर ही क्या हो गया, 2 साल 4 महीने के अंदर अंदर मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद दूसरे लीडर आते हैं। अनदर गवर्नमेंट विच वॉज हेडेड बाय चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, वॉज फॉर्म्ड ऑन द अश्योरेंस ऑफ द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो जो चौधरी चरण सिंह थे, फिर वो उन्होंने क्या करा, सरकार बनाई, और इस अश्योरेंस पर उन्होंने क्या करा था, कांग्रेस पार्टी से सपोर्ट की डिमांड करी थी कि आप क्या कर देना। चौधरी चरण सिंह को एक तरीके से उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर देगी, तब जा करके उन्होंने क्या करा, सरकार बनाई। लेकिन कुछ समय के बाद ही क्या होता है, द कांग्रेस पार्टी लेटर डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स सपोर्ट विद द रिजल्ट दैट चौधरी चरण सिंह गवर्नमेंट कुड रिमेन इन पावर ओनली फॉर जस्ट अबाउट 4 मंथ्स। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हमारे पास लगभग 150 प्लस सीट है, हम चौधरी चरण सिंह को क्या कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, राइट। तो चौधरी चरण सिंह ने सरकार बना ली, लेकिन कुछ समय के बाद कांग्रेस ने भी क्या कर दिया, अपना जो सपोर्ट था उसको छीन लिया, एंड दैट इज़ हाउ जो चौधरी चरण सिंह की सरकार थी वो केवल 4 महीने के अंदर अंदर गिर गई। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ें हुई। तो फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड इन जनवरी 1980 in which Janata Party suffered a comprehensive defeat, especially in North India where it had swept the polls in 1977। फ्रेश इलेक्शंस होने पड़े 1980 में फ्रेश इलेक्शंस करवाने पड़े, राइट, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी बची ही नहीं। अब पहले जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन जनता पार्टी में क्या हो गया, जनता पार्टी में फूट आ गई, स्प्लिट हो गया, दो अलग अलग तरीके से अलग अलग लीडर्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, राइट। तो इसके बाद क्या होने लगा, इसके बाद जब किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो फिर अल्टीमेटली ऑप्शन बचता है दोबारा से क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, राइट। तो 3 साल के अंदर अंदर, लगभग 3 साल के अंदर अंदर दोबारा से लोकसभा में इलेक्शंस करवाए गए, और जनता पार्टी बहुत ज़्यादा क्या मिली, जनता पार्टी को हार मिली उसी रीजन में, उसी नॉर्थ इंडिया रीजन में जहाँ पर वो पिछले इलेक्शंस में 1977 में काफ़ी मेजॉरिटी के साथ आई थी। ठीक है, Congress party that was led by Indira Gandhi nearly repeated its great victory in 1971. It won 353 seats and came back to power। सीधी सीधी बात है, 1977 में जो हुआ था ना उसका रिवर्स हो गया यहाँ पर, उसका क्या हो गया, रिवर्स सिचुएशन यहाँ पर आ गई। इंदिरा गांधी की पार्टी हार गई थी बहुत बुरी तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 1980 के जो इलेक्शन थे
1980 इलेक्शन में क्या हो जाता है, इंदिरा गांधी की पार्टी दोबारा से मेजॉरिटी के साथ आती है, और वो पार्टी जनता पार्टी जो मेजॉरिटी में आई थी 1977 इलेक्शन में, अब वो हार जाती है। तो कम्प्लीटली क्या हो गया, उल्टा हो गया, सिचुएशन क्या होगी, उल्टी सिचुएशन हो गई, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आया, एक्सपीरियंस ऑफ 1977 टू 1979 टॉट अनदर लेसन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो हमें लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल समझ में आया, एक इम्पॉर्टेंट लेसन समझ में आया। वो क्या है, द गवर्नमेंट्स दैट आर सीन टू बी अनस्टेबल एंड क्वेरलसम दे आर सिवियरली पनिश्ड बाय द वोटर्स। वो गवर्नमेंट्स जो कि अनस्टेबल होती है और साथ ही साथ क्वेरलसम होती है, दे आर सिवियरली पनिश्ड बाय द वोटर्स। यानी कि ऐसी पार्टी की सरकार जिस पार्टी में अंदर ही क्या हो रहा है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, इंटरनल पावर स्ट्रगल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पार्टी बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाएगी। और जब वो चल नहीं पाएगी तो वो पार्टी क्या हो जाती है, वो सरकार अनस्टेबल हो जाती है। उसमें अंदर ही लड़ाई चल रही होती है कि मुझे ये पद मिलना चाहिए था, मुझे ये मिला है, सो एंड सो चीज़ें हो रही हैं। तो जब लोग पार्टी के अंदर रहते हुए लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, वो कैसे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई लोगों को कि हमें क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए एक ऐसी सरकार जो स्टेबल हो, और अगर कोई ऐसी पार्टी सरकार बनाती है जो अनस्टेबल है, उसके अंदर ही कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो लोग उसको पनिश करेंगे और अगली बार बुरी तरीके से हराएंगे और दूसरी पार्टी की सरकार लेकर के आएंगे जिनको लगता है कि वो स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए इंदिरा गांधी को दोबारा से 1980 के इलेक्शन में लोगों ने जिताया। और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें एनालाइज करनी है वो ये करनी है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जनता पार्टी में। पहली चीज़ क्या है, कोहेसिवनेस नहीं है, कोई एक यूनिटी, कुछ ऐसा कोई कॉमन फैक्टर हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि नई पार्टी है पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है अलग अलग लीडर्स है, और लीडर्स में भी क्या है, अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपने अपने पॉलिटिकल वर्चस्व को लेकर के वो लोग लड़ाई कर रहे थे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि जनता पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जनता पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव था सरकार को हरा देना, कांग्रेस को हरा देना उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि 5 साल किसी भी तरीके से मेंटेन करनी है अपनी सरकार ताकि अगली बार ये लोग जीत सके। तो इसीलिए उनकी तैयारी भी नहीं थी कि 5 साल में वो लोग क्या करेंगे, कौन कौन से नए रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे, कौन कौन से एरियाज़ में डेवलपमेंट करेंगे। उस समय में जो इंडिया के लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, इकोनॉमी एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज़ में जो इम्प्रूवमेंट करने थे, उनके रिगार्डिंग कोई प्रोग्राम वगैरह जो जनता पार्टी है उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि फोकस क्या था, फोकस यही था इमरजेंसी के मुद्दे को उठाना है, इमरजेंसी में जो चीज़ें करी है सरकार ने उसको मुद्दा बनाना है और सरकार को हराना है। तो जब ऑब्जेक्टिव क्या था, हराना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने एरियाज़ पर फोकस नहीं कर पाए कि खुद इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये था। इसीलिए लोगों के अंदर क्या था, लोगों ने क्यों जनता पार्टी को वोट करा, क्या इसीलिए कि जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े प्रोमिस कर रही थी? नहीं, मेजर एरिया क्या था, मेजर ये था, लोगों के अंदर था गुस्सा कि वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को दिखाना चाहते थे कि अगर आप एंटी डेमोक्रेटिक तरीके से चलोगे तो हमारे पास में भी राइट टू वोट है। इसीलिए जब लोगों के पास ये अधिकार मिला उनको राइट टू वोट एक्सरसाइज करने का, तो दे रिजेक्टेड द कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट करा, गुस्से से रिजेक्ट करा। एंड क्योंकि इंदिरा गांधी को रिजेक्ट करना था तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए फिर उन्होंने क्या करा, इंदिरा गांधी की जो ओपोजिशन पार्टी है जनता पार्टी, इसीलिए उसको चूज़ करा। इट इज़ नॉट दैट कि जनता पार्टी उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो इसीलिए आई क्योंकि उनका ज़्यादा गुस्सा ये था। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि वो इंदिरा गांधी से एक तरीके से बदला लेना चाह रहे थे। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को एक सबक सिखाना चाह रहे थे, और लोगों के अंदर, नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें ये ज़्यादा गुस्सा था कि सरकार ने जो किया है हमारे साथ उस समय में, इमरजेंसी के समय में, दैट वाज वेरी रॉन्ग। और उसी चीज़ को सरकार को वो रियलाइज़ करवाना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या करा, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ वोट करा एंड दे वोटेड फॉर जनता पार्टी। इसीलिए जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली है। ठीक है, ये चीज़ नहीं है कि जनता पार्टी की एक तरीके से काबिलियत की वजह से या जनता पार्टी इतना ज़्यादा फेमस हो गई या जनता पार्टी ने अपनी आप की रूट्स को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा बड़ा हर विलेज लेवल तक पहुंचा दिया हो, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोमिस करे हो, नए नए इंपॉर्टेंट लॉज रिफॉर्म्स वगैरह लेकर के आने की प्रोमिस करी हो, ऐसा नहीं था। इट वॉज ऑल बिकॉज क्यों, जो एमरजेंसी के समय का जो सिचुएशन थी उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड करी। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है दैट इज़ मैप। ये मैप है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। लोकसभा इलेक्शंस 1977, इस मैप में दिखाया गया है जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज एंड अदर्स, वो किस तरीके से कौन कौन से स्टेट्स में जीत रही है। ठीक है, थोड़ा सा तो डिस्कस कर लिया, लेकिन दोबारा से एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो ये यूपी है, बिहार है।
एक भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली ब्लैक है, विच मीन्स जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर। क्या यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑरेंज कलर का कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि हमने अभी अंडरस्टैंड करा कि यूपी और बिहार में क्या हो रहा है, यूपी और बिहार में क्या हो रहा है, वहाँ पर कंप्लीट तरीके से वहाँ पर क्या हो रहा है, जो जनता पार्टी है वो डोमिनेट कर रही है। और इसको दूसरे तरीके से अगर हम कहें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। और दूसरे स्टेट्स कौन थे? हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है, एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर वो नहीं जीत पाती। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, हमने ये देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक एक सीट जीतती है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। तो ये जो छोटा सा पोर्शन हम देख रहे हैं येलो सा, ये क्या है, एक एक सीट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पर जीत रही है, राइट। अदरवाइज मेजरली डोमिनेटेड किसके द्वारा है? मेजरली डोमिनेटेड बाय जनता पार्टी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और जो अदर रिस्पेक्टिव स्टेट्स है, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ पर भी जनता पार्टी है, राइट। बिहार की तो बात हम लोगों ने कर ही ली, मध्य प्रदेश की बात भी कर ली हम लोगों ने। महाराष्ट्र के भी कुछ एरियाज़ में जनता पार्टी की सरकार है जो लीड कर रही है, और गुजरात के भी काफ़ी सारे एरियाज़ में क्या है, यहाँ पर 1977 में जनता पार्टी क्या कर रही है, यहाँ पर भी लीड कर रही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर हम कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो सदर्न स्टेट्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अंडरस्टैंड करा कि वहाँ पर सदर्न स्टेट्स में काफ़ी सारी सीट्स पर कांग्रेस अपने आप को क्या कर पाई थी, अपने आप को दोबारा से अपनी सीटों पर जीत पाई थी। तो ये वाला जो स्टेट्स है, जैसे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, राइट, तो आंध्र प्रदेश में क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटें, लगभग सब कुछ सारी की सारी सीटों पर क्या है, कांग्रेस है। केवल एक सीट पर जो है वहाँ पर दिखाई देती है जनता पार्टी, ठीक। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारी सीट्स पर जो है कांग्रेस दिखाई देती है, और बाकी काफ़ी मेजॉरिटी एरियाज़ में वैसे वहाँ पर जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है ना। काफ़ी सारी एरियाज़ में जनता पार्टी भी वहाँ पर जीत रही है। इसके बाद यहाँ पर अगर इन स्टेट्स की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटका में भी क्या है, कुछ सीटों पर जनता पार्टी जीत रही है, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स पे कौन जीत रहा है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, केरला में भी अगर हम देखें तो केरला में भी काफ़ी सारी सीट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करके जीत पाई उन सब सीट्स को। एंड अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ ब्लू नज़र आ रहे हैं। ब्लू में क्या है, कुछ अदर पार्टीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टीज़ भी है, और साथ ही साथ में काफ़ी सारे एरियाज़ में कांग्रेस भी, काफ़ी सारी सीटों पर कांग्रेस भी जीत रही है। क्लियर है। लेफ्ट पार्टीज़ यहाँ पर वेस्ट बंगाल में भी है, और कुछ एरियाज़ ऑफ कुछ सीट जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर भी दिखाई देती है लेफ्ट पार्टीज़, ठीक है। तो इस तरीके से लोकसभा इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी वो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर ली, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग जो अपना लास्ट टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।